सभी को नमस्कार। मैं हरगिज सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत सपोर्ट मिला मुझे और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और आज आपके लिए लेके आए हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के अंदर हिमालय पर्वतमाला के विभाजन। यानी आज की क्लास के अंदर हम उसके प्राकृतिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन को देखने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं और चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो देखिए, हिमालय पर्वतमाला हमने शुरू की थी। टॉपिक नंबर हमारा फर्स्ट, भौतिक प्रदेशों में हमने हिमालय पर्वतमाला को शुरू किया है। हिमालय पर्वतमाला, अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझना है तो पिछली वीडियो को देखना मत भूलिए। और इस वीडियो के अंदर हम, इस क्लास के अंदर हम जो इसका विभाजन करने वाले हैं वो हमारे पास में रहेगा प्राकृतिक विभाजन। तो पहले हम हिमालय पर्वतमाला का प्राकृतिक विभाजन देखने वाले हैं। प्राकृतिक विभाजन, ये प्राकृतिक विभाजन जो है ये कोबर के दिए गए सिद्धांत के अनुसार चलेगा। यानी उन्होंने जो भूसंनतियों के बारे में डिस्कशन की थी और कहा था कि भूसंनतियाँ जो हैं वो हिमालय का यानी पर्वतों का पालना है, तो उसी के अनुसार हम देखेंगे कि वही भूसंनतियाँ जो हैं वर्तमान में इस प्राकृतिक विभाजन का कारण बनेंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो कि इस हिमालय को कितने भागों में आगे बांटा गया है। प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो हिमालय को 4 प्राकृतिक विभाजन में बांटा गया है। अब इसमें हमारे पास में सबसे पहले 1 नंबर पे हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो आता है महान हिमालय। महान हिमालय, इसे वृहत हिमालय भी कहते हैं, वृहत हिमालय। और एक और नाम ध्यान रखिएगा साथ में, इसे हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री। तो 3 नाम आपके सामने आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखते हैं तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास में लघु हिमालय। लघु हिमालय, और यही कहलाएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, ठीक है। 4 नंबर पे देखते हैं तो आता है बाह्य हिमालय। बाह्य या बाहरी हिमालय। क्लियर। अब ये 4 हमने जो इसके भाग किए हैं ये इसके प्राकृतिक विभाजन कहलाएंगे। अब इन प्राकृतिक विभाजनों को अलग करने के लिए हम इनके बीच में कुछ दरारें या कुछ हम इसके बीच में ब्रंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रंश इसमें जहाँ से नेट जेआरएफ और ज्योग्राफी के फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीच बीच में क्वेश्चनों की डिस्कशन करते रहेंगे हम। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं मैप के ऊपर भौतिक प्रदेशों के बारे में। और ये इस प्रकार से हम यहाँ पर चले जाएंगे। ओके, चलिए देखें। तो उत्तर में यहाँ पे हमारे पास में हिमालय पर्वतमाला है। हर किसी को पता है कि यहाँ पे हमारे पास में माउंटेन है या माउंटेन रेंज हिमालय पर्वतमाला, और यहाँ पर जाकर के ये क्या हो जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कल कमेंट आया था कि इसका जो रिजोल्यूशन है वो बढ़ा दिया जाए, तो देखिए आज भी चेक कर लेते हैं कि आप सबको दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से। तो कमेंट के अंदर बताते रहिए भी। अब देखिए कि ये जो हिमालय पर्वतमाला है इसकी हमने 4 जो भौतिक विभाजन किए हैं, भौतिक विभाजन हम कह सकते हैं या प्राकृतिक विभाजन हम इन्हें कह सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास रहेगा ऊपर, तो ये रहेगा ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय। उसके बाद में दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारे पास में आ जाता है महान हिमालय आ जाता है। और ये महान हिमालय जो है इस प्रकार से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक, यानी महान हिमालय यहाँ से लेकर के पूरा चलेगा यहाँ तक। और यहीं तक हमने देखा था कि यहाँ पे हमें नामचा बरवा जो है, नामचा बरवा हमें यहाँ पे एक पर्वत मिलने वाला है जहाँ तक ये महान हिमालय फैला हुआ है। और इसी प्रकार से हमें यहाँ पे मिलता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है यहाँ मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन नीचे, तो बाद में नीचे देखेंगे तो यहाँ हमारे पास में जो रहने वाला है लघु हिमालय रहेगा। लघु हिमालय भी जो है वो यहाँ तक ही दिखेगा अपने को, उससे आगे नहीं दिखेगा। उससे आगे जो जाएगा वो रहेगा शिवालिक हिमालय। तो 4 हिमालय हमने यहाँ पे देख लिए हैं। एक नंबर पे यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, जो कि ट्रांस हिमालय जो अधिकतर तिब्बत के इलाके में रहेगा। दूसरा हमारे पास में है महान हिमालय। महान हिमालय जो पूरे पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा फैला हुआ है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ये लघु हिमालय है, इसको मध्य हिमालय ही कहते हैं। और फिर आता है शिवालिक हिमालय। इसकी हम बनावट को देखेंगे तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उत्तर दिशा। ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम देखते हैं तो ये ट्रांस हिमालय आ जाएगा। और फिर ये हमारे पास में महान हिमालय है, और महान हिमालय के बाद में ये मध्य हिमालय, और फिर जब लास्ट में शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय हमारे पास आ जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 2 3 4 आपके सामने यहाँ पे पड़े हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि इसको महान क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा हिमालय है और ये एक दीवार की तरह है। आगे हम इसके बारे में अलग अलग चर्चा करते हैं। ठीक है, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार से इसकी बनावट है जब हम एक तरफ से इसको देखेंगे तो। अब आगे जो बात हमने करनी है तो ये देखिएगा आप बीच में कि ये जो यहाँ पे क्या है भूसन्नतियाँ हैं, जो वर्तमान में घाटियाँ में बदल चुकी हैं, ये भूसन्नतियाँ हैं। और जैसे ही हम इस शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय से नीचे की ओर जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे, तो हमें यहाँ पर मैदान शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्या मिलेंगे? मैदान मिलेंगे। तो मैदान शुरू होने से पहले हमें यहाँ पे एक कट और लगाना है। तो ये 4 कट हैं जिनके अलग अलग नाम हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो इन चारों के नाम क्या हैं वो मैं आपको यहीं पर ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा पहले कि ये जो हमारे पास कौन सा है, ट्रांस हिमालय, ये महान, ये याद रखिएगा, महान, लघु और बाह्य, और ये आगे मैदान। मैदान, ठीक है। अब देखो इसके बीच में क्या क्या हमारे पास में इसके ब्रश मिलने वाले हैं, उनके नाम क्या हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है इसके बीच में, इसके और महान हिमालय के बीच में जो है वो रहेगा हमारे पास में इंडो। थोड़ा मैं इसको नीचे लेके चलता हूँ ना, यहाँ से अपन बिल्कुल नीचे लेके चलते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर वाला थोड़ा ऊपर लिख लेंगे, ये तीसरे नंबर वाला आ जाएगा और ये चौथे नंबर वाला आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा। इंडो सांगपो, इंडो सांगपो शटर जोन, इंडो सांगपो शटर जोन जो है ये कहलाएगा। दूसरा जो हमारे पास में ये है महान के बीच में, महान, ये कहलाएगा हमारे पास में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, ध्यान रखना MCT कहते हैं इसको, MCT। फिर आता है हमारे पास में मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और एंड में आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ग्रेट बाउंड्री
ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी कि ब्रश, ठीक है। तो वृहत सीमांत ब्रश, वृहत सीमांत ब्रश, ठीक है ना। मेन यानी मुख्य सीमांत थ्रस्ट, इस प्रकार से मुख्य सीमांत ब्रश ये कहलाएंगे हमारे पास में, ठीक है। और ये कहलाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको MCT कहेंगे। और ये हमारे पास में आ जाएगा MBT और ये आ जाएगा GBT। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है ना, ये से याद रखिएगा। तो अब हम इसको दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा ये हमारे पास में ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय की ये वाली जो कड़ी है ये हमारे पास में इंडो सांगपो है। ये कौन सी है? इंडो सांगपो। और दूसरे नंबर वाली ये महान हिमालय से लघु हिमालय तक जाएंगे तो ये हमारे पास में आएगा MCT। फिर देखेंगे तो MBT। और उसके बाद में लास्ट शिवालिक हिमालय से जब हम नीचे मैदानों में जाएंगे तो मैदानों को भी अलग करना है तो वो बनेगा GBT से, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट से। तो ध्यान रखिए, देखो था कैसी कंडीशन थी ये वाली, तो वो कंडीशन ध्यान रखना कि इस प्रकार से हमारे पास में यूरेशिया प्लेट थी और यूरेशिया प्लेट के बीच में यहाँ पे उथला सागर था यहाँ पे कौन सा? टेथिस सागर। और यहाँ पे आई इंडियन प्लेट है यहाँ पे आती है उथला सागर। और ये जो इसके बीच में जो भूसन्नतियाँ थी वो बहुत ही संकरी भूसन्नतियाँ थी। संकरी का कहने का मतलब ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पे भूसन्नति है और इसके बिल्कुल जस्ट पास में, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये भूसन्नतियाँ जो थी वो बहुत ही संकरी भूसन्नतियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो जब जैसे ही ये भारतीय प्लेट जो है वो भारतीय प्लेट इसके साथ टकराती है, भारतीय प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट जैसे ही टकराती है तो सबसे पहले जो इस पोर्शन से जो बनने वाली है ये बनती है ट्रांस हिमालय यहाँ बनती है। ट्रांस हिमालय को हालांकि इस हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता, इसे हिमालय पार की श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। तो इसीलिए पीछे बच गई हमारे पास में 3 महान, लघु और बाह्य। अब ये तीनों है ना, इसलिए इन तीनों के बीच वाली बनेगी मध्य, इसीलिए इसको बीच में यानी मध्य हिमालय नाम दिया गया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता था कि इसका नाम मध्य हिमालय क्यों दिया गया है, तो यही कारण है इसका मध्य हिमालय नाम देने का। तो इस प्रकार से पहली ये बनेगी। दूसरी जो हमारे पास बन जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? महान। उसके बाद में तीसरी बन जाएगी लघु और चौथी बन जाएगी शिवालिक। और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा एक बहुत ही गहरा गर्त। यहाँ गर्त मिलेगा क्यों? क्योंकि ये भारतीय प्लेट जो है ना इसका सबडक्शन होता है नीचे की ओर, सबडक्शन यानी कि क्षेपण कहते हैं इसको, क्षेपण हिंदी में कहेंगे तो क्षेपण यानी सबडक्शन जोन इसको कहा जाता है, सबडक्शन जोन। अब इस सबडक्शन जोन के अंदर नीचे जाने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा? बीच में गर्त बन जाएगा। और ये जो गर्त है इसको भरने के लिए ऊपर से जो टेथिस सागर का जो पानी जो ऊपर उठा था वो नीचे आएगा तो अपने साथ में मिट्टी का अपर्दन करके लाएगा और वो इस गर्त को भर देगा। इसीलिए तो मैदान जो है वो इतने समतल हैं। हालांकि अगर हम देखें तो भारत का ये जो नीचे वाला इलाका है ये पठार है। नीचे क्या है हमारे पास में? पठार आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब पठार है। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर ये गर्त ना बनता तो ये पठार आज इसके साथ में अटैच होते हैं, क्या होते हैं यहाँ के साथ में अटैच हो जाते। तो यहाँ पर क्या था? अटैच नहीं हो पाए क्योंकि बीच में गर्त बन गया। और गर्त बनने की वजह से अब जब ऊपर से यहाँ से हिमालय से नदियाँ आई तो नदियों ने जब इसमें मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, जब इस मिट्टी पर इस गर्त को भरेंगी तो इस गर्त में क्या जाएगा? मतलब लेवल बन जाएगा ना। मिट्टियाँ हैं वो पानी से गीली है मिट्टी, तो आपको पता है दलदल जो होता है वो दलदल बिल्कुल सपाट रहता है, समतल रहता है। अगर वही ठोस मिट्टी होगी तो वो ठोस मिट्टी ऊपर नीचे जमा हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ मैदान बने हैं। लेकिन जो हमारा मरुस्थल है ना वो इस पठारों के बिल्कुल इक्वल में आता है, पठारों के बराबर में बनता है यहाँ पे। तो जिस वजह से ये जो मरुस्थल वर्तमान में बना हुआ है ना ये भी इस टेथिस सागर के मिट्टियों के जमाव के कारण ही बना है।
तैतीस सागर के जो मिट्टियां हैं, जो तैतीस सागर में पानी था वो अपने साथ में बहा करके लाया मिट्टियों को। तो पहले तो उसने ये वाला गर्त को भरा, और जैसे गर्त भर गया, गर्त भरने के बाद जो मिट्टियाँ ज़्यादा अपर्दन जो मिट्टी बची, वो मिट्टी को क्या किया उसने अपने साथ में आगे ले आया। जैसे ही वो आगे आया इस क्षेत्र में, तो यहाँ इस क्षेत्र में आता है, तो यहाँ आकर के उस मिट्टी का अवसाद को छोड़ देता है पानी और खुद आगे निकल जाता है। तो तैतीस सागर यहाँ पे मिट्टियों को छोड़ करके आगे निकल जाता है, जिस वजह से यहाँ पे वर्तमान में हमें मरुस्थल देखने को मिलता है। ऐसी ही घटना इस तरफ भी हुई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरफ ही तैतीस सागर ने अपना अवशिष्ट को छोड़ा है, नहीं, इस तरफ भी छोड़ा है, जिस वजह से यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, डेल्टा जो मिलता है। डेल्टा इतना बड़ा यहाँ मिलने का कारण क्या है? डेल्टा मिलने का कारण है कि यहाँ पर जैसे जैसे मिट्टी का ऊपर से अपर्दन मिट्टी का छोड़ता गया, यहाँ मिट्टी को ला करके यहाँ छोड़ते गए ना, तो यहाँ बहने वाली जो नदियाँ थी उस मिट्टी को आगे की ओर ले जाती रही, वो लाता रहा और ये आगे ले जाते रहे। तो जिस वजह से यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, डेल्टा मिलता है। अच्छी तरीके से इन बातों को इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ध्यान से तरीके से देखा करें। और अगर इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी सबसे इंटरेस्टिंग लगेगी, और ये हालांकि वो है भी सबसे इंटरेस्टिंग है, और ऐसा मान के चलोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने इसको अलग कर दिया, इनकी वजह से हमने इसके 4 विभाजन किए हैं, इसीलिए हमने इसको प्राकृतिक विभाजन नाम दिया है कि प्रकृति द्वारा ही इसका विभाजन हो गया है। ठीक है, अब देखिए इनकी थोड़ी बहुत बात इनकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिस्कशन में देखिए क्या होगा, डिस्कशन में देखिए कि जो हमारे पास में ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय जो है ये 3 श्रेणियां जो हैं, 4 श्रेणियों से मिलकर बना है वास्तव में। तो ये यानी यहाँ पे हमारे पास में कराकोरम श्रेणी आएगी, कराकोरम श्रेणी के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर, और जास्कर के बाद में आएगी कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। ये हमारे पास में 4 श्रेणी आएंगी, जिसमें से एक श्रेणी जो है वो कहाँ है, तिब्बत में है, तिब्बत, क्योंकि जो ये हिमालय है, हिमालय के उत्तर में क्या है, तिब्बत है। इस इलाके में तिब्बत का पठार है, बहुत बड़ा पठार है। और एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितने भी पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही यानी पर्वतों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही हैं, वो हिमालय पर चढ़ते हैं तो वो किस दिशा से चढ़ते हैं, किस दिशा से हिमालय पर चढ़ेंगे? तो ध्यान रखिएगा, वो ट्रांस हिमालय की तरफ से चढ़ेंगे, यानी कि तिब्बत की तरफ से चढ़ेंगे। क्योंकि तिब्बत की तरफ से चढ़ने के लिए, क्योंकि तिब्बत की तरफ हिमालय को जो ढाल है ना वो मंद है, तिब्बत की तरफ हिमालय का ढाल, हिमालय का ढाल तिब्बत की तरफ कैसा है बताओ जल्दी से, मंद। और अगर हम देखते हैं मैदानों की तरफ से बात करें तो इसका ढाल कैसा है, तीव्र, इसका ढाल कैसा है, तीव्र है। इसीलिए अधिकतर पर्वतारोही जो हैं वो तिब्बत की तरफ से ही पर्वतों पर चढ़ते हैं। क्लियर है ना? ये माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले था, वो टाइम पहले था जब ये पूछा जाता था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, फिर पूछा जाने लगा कि उस पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी है, दूसरी कौन सी है, विकलांग कौन सी है, पहला पुरुष कौन सा है, इस प्रकार से पूछा जाने लगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन आगे के आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी के साथ आपको ये बात नोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, और अगर ऐसा है आप लोग बने हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना मत भूलिएगा। अब देखो यहाँ जो है हमारे पास में कितनी श्रेणियाँ हैं, यहाँ 4 श्रेणियाँ हैं, जिसमें से एक श्रेणी जो है वो तिब्बत में है और 3 श्रेणियाँ भारत में हैं। पहली कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ध्यान रखिएगा, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यही क्रम अपने को ध्यान रखना है उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। पिछली वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन की हुई है। अब देखिए कराकोरम जो श्रेणी है, कराकोरम श्रेणी जो है इसको उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। कराकोरम, कराकोरम इसे क्या कहते हैं? उच्च एशिया की रीढ़ या उच्च एशिया का मेरुदंड। रीढ़ को क्या कहते हैं? मेरुदंड। तो इसलिए मेरुदंड लिखा भी आ सकता है। कहीं आप कह दो कि सर आपने मुझे रीढ़ पढ़ाया था और आ गया हमारे पास में मेरुदंड, तो ये तो बताया ही नहीं आपने, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा, मेरुदंड कहते हैं।
काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी जो है, और ये ट्रांस हिमालय जो है अधिकतर किस में आ गया, तिब्बत में, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय भी यहाँ पे आ गया है। काराकोरम श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है वो है हमारे पास में K2 जिसे कहते हैं गार्डविन आस्टिन, गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ पर भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर भी आपके सामने कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखो ये K2 जो है काराकोरम भारत में है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, और ऑप्शन में आपको गार्डविन आस्टिन दिया नहीं है, K2 भी नहीं दिया है, और आपको दिया हुआ है काराकोरम और कंचनजंगा और नंगा पर्वत और नंदा देवी। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आप क्या आंसर लगाएंगे। तो फिर से ध्यान रखिएगा, ये जो होता है K2, क्योंकि हम जब दो शब्दों को बोलते हैं एक साथ तो उसको लिखने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, यानी हम कहते हैं कि अलग अलग लिखते हैं, तो अलग अलग लिखने की बजाय हम उसे सिर्फ इतना लिख देते हैं अलग, इस प्रकार से, कि इसका मतलब क्या है कि ये अलग अलग शब्द जो है दो बार आएगा। तो ऐसा ही किसके साथ में हुआ है, के साथ में हुआ है, के जो है ये दो बार आया, इसलिए हमने के और आगे टू लगा दिया, तो बन गया K2। इसका मतलब K2 की फुल फॉर्म क्या बनेगी, के यानी कि कराकोरम, क्या बनेगी, कराकोरम बनेगी। बात समझ में आई। तो ये ध्यान रखना, ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट। देखो सब पढ़ते हैं कि कराकोरम की सबसे ऊंची या भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसका नाम गार्डविन आस्टिन है, लेकिन उसकी फुल फॉर्म किसी को नहीं ध्यान। आप सबसे पहले हैं जिनको ये बात ध्यान है, इसीलिए ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये बात आ गई हमारे सामने, के आ गई। ओके, तो ये बात थी हमारे पास में काराकोरम श्रेणी के बारे में। लद्दाख जास्कर श्रेणियां हैं, भारत में ही है, ये भी ट्रांस हिमालय की। और अब हम आते हैं महान हिमालय पर। महान हिमालय, ये जो महान हिमालय है ये किसी भी श्रेणी से मिलकर के नहीं बना, किसी भी श्रेणी से मिलकर के नहीं बना। ये पूर्णतया एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है, दीवार की तरह है, और इसको पार करने के लिए दर्रे भी नहीं है। इसको पार करने के लिए दर्रे बहुत कम है, और अगर दर्रे हैं तो वो बहुत ही ऊंचे हैं, ऊंचे दर्रे हैं, और ऊंचाई के कारण वो दर्रे बर्फ़ से ढके रहते हैं। बर्फ़ से क्या रहते हैं, ढके रहते हैं। क्लियर है, ये बात है हमारे पास में महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक इसकी पूरी लंबाई है, पूरा 2400 किलोमीटर इसका एरिया आ जाता है। महान हिमालय की ऊंची चोटी की बात करें तो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो किस में आती है, महान हिमालय, वृहत हिमालय, हिमाद्री में आती है, ध्यान रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हाल आप जानते हैं विश्व की ये सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी, क्योंकि ये पर्वतमाला हमारी जो है वो ही क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ओके, इसके बाद में आगे देखते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगी कंचनजंगा, यहाँ पे मिलेगी हमें कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत जो है ये 8598 मीटर है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये विश्व की तीसरी ऊंची चोटी कहलाएगी। एक नंबर पे कौन, माउंट एवरेस्ट, दूसरी कौन सी, K2, और तीसरी कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजुंगा भी लिखा आ सकता है, कंचनजंगा भी लिखा आ सकता है, ठीक है ना। तो कंचनजंगा 8598 मीटर है और विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, और भारत की बात करेंगे तो दूसरी ऊंची चोटी कहलाएगी कंचनजंगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा इलाका है ना, ये आ जाता है POK। ये क्या आ जाता है, किसमें, POK के क्षेत्र में आ जाता है। अब ये क्षेत्र आ गया POK, तो POK में आ गई K2 आ गई किसमें, POK के अंदर।
अब क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी बन सकता है कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब हमारा आंसर क्या आएगा, कंचनजंगा हमारा आंसर आएगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं, तो ये हमारे पास में नंगा पर्वत था। तो नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत, इसकी जो बात करते हैं ऊंचाई की, तो नंगा पर्वत इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर, 8126 मीटर यहाँ ऊंचाई है। नामचा बरवा की बात करें, नामचा बरवा की ऊंचाई है 7764 मीटर, 7700 कितनी 64 मीटर यहाँ पे हमारे पास में ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसकी चोटियाँ जो हैं वो बाद में एक बार फिर से लिखवा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में कौन सा, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। लघु हिमालय, मध्य हिमालय आता है। तो ये 2 श्रेणियों से मिलकर के बना है। 2 तो नहीं कहेंगे क्योंकि भारत में 2 है। देखिए कौन कौन सी श्रेणी यहाँ पे हमें मिलने वाली हैं। तो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ठीक है ना, तो ये श्रेणियाँ हैं इसकी, ये श्रेणियाँ हैं। इसमें से हम देखते हैं तो पीर पंजाल और धौलाधार ये हिमाचल प्रदेश में हैं, और मसूरी और नागटिब्बा ये उत्तराखंड के अंदर है, ये उत्तराखंड के अंदर है। और महाभारत जो श्रेणी है ये कहाँ पे है, नेपाल में है, नेपाल। ध्यान रखिएगा, नेपाल का अर्थ है नेपाल मतलब कि मुझे मुझे पालने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, एकमात्र देश जो कि अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा, जो कि किसी का भी आज तक गुलाम नहीं रहा, वो कौन सा है, नेपाल है। क्योंकि वो खुद अपने नाम से ही क्या कह रहा है कि नेपाल, मुझे नेपाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये श्रेणियाँ हैं इसकी, और ये श्रेणियाँ आ चुकी हैं। और इसके बाद में देखते हैं कि इन श्रेणियों के बीच देखिएगा, उत्तर में हमें कौन सी मिल रही है, महान हिमालय, और नीचे कौन सी मिल रही है, लघु हिमालय। महान और लघु हिमालय के बीच में हमें घाटियाँ मिलेंगी। कुछ यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, घाटियाँ मिलेंगी, जिन घाटियों से होते हुए नदियाँ जो है बाहर निकलेंगी, नदियों के दर्शन हमें होंगे। तो घाटियों में कुछ घाटियाँ जो हैं, जिसमें एक है हमारे पास में कश्मीर घाटी है, और एक है लाहौल स्पीति घाटी, लाहौल कुल्लू घाटी, और कांगड़ा ये घाटी हैं। कश्मीर घाटियाँ कहाँ पे आ गई, जम्मू कश्मीर के अंदर। लाहौल स्पीति ये तीनों कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में ये घाटियाँ हैं। अब इन घाटियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे या कश्मीर घाटियों में इन्हें मर्ग कहते हैं, मर्ग घाटियाँ, यानी कि जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। ओके, और यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में इन घाटियों को घास के मैदान है। ये क्या है, घास के मैदान है। तो इन घास के मैदानों को गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। और यहाँ पे बुग्याल या प्यार कहा जाता है, प्यार। ठीक है ना, उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में होगी कौन सी, लघु हिमालय हो चुका है, मध्य हिमालय। अंत में हम देखते हैं बाह्य हिमालय की श्रेणी एक इम्पोर्टेंट है, कौन सी, शिवालिक श्रेणी है। तो शिवालिक श्रेणी जो है, तो शिवालिक श्रेणी के बाद में जैसे शिवालिक श्रेणी है, उस पर्वत है एक, उसके ढलान में आएंगे, इसके गिरिपाद में आएंगे। शिवालिक के
गिरिपाद, गिरिपाद के बाद में क्या शुरू हो जाएंगे, मैदान शुरू हो जाएंगे, मैदान शुरू हो जाएंगे। और शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें पश्चिम के अंदर, पश्चिम में धुन और पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं, द्वार। पश्चिम में धुन और पूर्व में द्वार कहते हैं, द्वार। कौन कौन से धुन और द्वार हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारे पास में हिमालय का प्राकृतिक विभाजन जो है वो कंप्लीट होता है। प्रादेशिक विभाजन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास हमारी बहुत लंबी जा चुकी है। तो इसी प्रकार से बने रहिएगा मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूला करें और लाइक करना तो भूलना नहीं है। धन्यवाद।